बेटा आज हम करेंगे चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। इसकी आज करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। इससे पहले हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं और जितनी भी एक्सरसाइज थी इससे पहले 3.4 तक सबके सारे क्वेश्चंस विद एग्जांपल सब कुछ मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है बेटा, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लेना, सारे क्वेश्चंस कर लेना। एनसीईआरटी में बार बार बोलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एक टॉपिक समझाया, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा, उससे रिलेटेड आपकी पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है बेटा, इससे क्या होता है आपके उस टॉपिक पर कमांड बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर कर लेना और मैंने सारे वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड करवा दिए, तो एक बार जाके वहां पर गो थ्रू जरूर कर लेना। क्लियर है बच्चे? ये है आपका वीकली प्लानर। ये एक वीक के लिए वीकली प्लानर है। अगर आप पूरे साल के लिए वीकली प्लानर देखना चाहते हो तो nginfinityclasses.com पर मैंने अवेलेबल करवा दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है, तो एक बार जाके आप वहां से गो थ्रू कर लेना और अपने सिस्टम में पूरा का पूरा वीकली प्लानर डाउनलोड भी कर लेना। क्लियर है बच्चे? पूरे साल के लिए वीकली प्लानर कर लेना और वहां पर 6 नवंबर को आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ताकि हम 15 नवंबर से अपनी फाइनल रिवीजन स्टार्ट कर सके। पूरे कोर्स की फाइनल रिवीजन, आपका फाइनल टच दे सके आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए। क्लियर है बच्चा? 3 महीने अच्छी रिवीजन करेंगे हम। यह है आपका सीबीएसई का सिलेबस चैप्टर 3 के लिए। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। सारे कॉन्सेप्ट आप जाओगे 3.1, 3.2 और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस आपको दिख जाएंगे सबके थंबनेल, तो उसके अकॉर्डिंग सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके बिल्कुल क्लियर कर चुकी हूँ। तो आज करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज का मीनिंग ही ये होता है कि थोड़ी सी एडवांस और मिक्स्ड क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर मिक्स क्वेश्चन आज हम करेंगे और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज कर लेते हैं कलर एक बार। क्लियर है बच्चा? ये है बेटा एग्जाम्पल 23, लेकिन ये मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है। मैथमेटिकल इंडक्शन एक टॉपिक था क्लास 11 में, पर अब वो आपके कोर्स में नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज मत होना, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट समझाने बैठूंगी और कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अब ये आपके उसमें है ही नहीं, कोर्स में है ही नहीं, क्योंकि क्लास 11 का टॉपिक था जो अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब अगर A 2x2 की है तो B भी 2x2 की है। ठीक है, और अगर A 3x3 की है तो B भी 3x3 की है। मतलब कहने का मतलब है सेम ऑर्डर की है, सेम ऑर्डर की यहाँ पर बात हो रही है। और हमें पता है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिसेस में ही बात करते हैं। क्लियर है बच्चे? तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि A ट्रांसपोज A के इक्वल है और B ट्रांसपोज B के इक्वल है, क्योंकि उसने बोला A और B दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। आगे चलते हैं, तो शो करना है AB इज अ सिमेट्रिक। AB जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी इफ एंड ओनली इफ AB कम्यूट। अगर AB कम्यूट करते हैं मतलब कि ये हो। चलो देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर AB यहां तक पढ़ते हैं, AB सिमेट्रिक होगी। AB सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं? ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज लिया तो AB का ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल होगा? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हो जाएगा। अब B ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से B लिख सकते हैं और इसको A लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, A B ट्रांसपोज किसके इक्वल आया? आपका B A के इक्वल आया, B A के इक्वल आया। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिसेस का वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं होता। तो लेकिन किसी किसी केस में हो जाता है, कोई कोई स्पेशल केस होता है कि जिसमें कम्यूटेटिव हो सकता है। लेकिन अब वो यही तो कहना चाह रहा है, अब ये AB डैश BA के इक्वल आ गया और हमारी कंडीशन क्या होगी? AB डैश अगर AB के इक्वल आ जाता तो ये कैसी मैट्रिक्स हो जाती है? हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिक है, पर यहाँ पर BA के इक्वल आ रहा है। तो वो यही तो कह रहा है, इफ एंड ओनली इफ AB एंड B कम्यूट दैट इज AB इज इक्वल्स टू BA। अगर, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर मैं लिख रही हूँ if BA is equals to AB, if BA is equals to AB then only possibility, जब भी सिर्फ पॉसिबिलिटी होगी क्या? AB डैश AB के इक्वल हो जाएगा और AB जो है
सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कम्यूट करेंगी, इफ एंड ओनली इफ, अगर ये दोनों कम्यूट कर जाएंगी देन ओनली पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा, कि हम बी ए की जगह ए भी लिख पाएंगे। ठीक है, बी ए की जगह ए भी तभी लिख पाएंगे ना अगर ये होगा। तो सिर्फ ये कि छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाह रहा था। क्लियर है बच्चे, समझ आया कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या समझाना चाह रहा है। क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। क्लियर आ रही है बेटा यहाँ से वीडियो? ठीक है, क्लियर है। एक सेकेंड, अब देखना बेटा, क्लियर होगी वीडियो। अब यहां से देखो, ए दिया है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी मैट्रिक्स बतानी है। ये दिया है आपको सी डी माइनस ए बी जो है वो 0 के इक्वल है। क्लियर है बच्चे? यहां से देखो सबका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। तो डी का भी ऑर्डर ऑब्वियसली 2 क्रॉस 2 ही होगा, 2 क्रॉस 2 ही होगा। लेट, हमने डी को लेट कर लिया। सारे देखो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 क्रॉस 2 आना चाहिए। ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो इसमें माइनस तभी होगा जब सेम ऑर्डर का होगा। तो ऑब्वियसली डी का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 होगा। तो इसके एलिमेंट्स को लेट कर लेते हैं, ए बी सी डी। ये हमारी डी मैट्रिक्स बन गई। अब यहां से देखो, हम सी डी को अगर ए बी को उधर ले जाए तो किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी ए बी के इक्वल आ जाएगा। अब सी की जगह सी लिख दो, 2 5 3 8, और डी की जगह डी लिख दो, ए बी सी डी इक्वल टू, ए की स्पेस पर ए लिखो, 2 -1 3 4, और बी 5 2 7 4, 5 2 7 4। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर रो सेपरेट करेंगे, यहाँ पर कॉलम, यहाँ पर रो, यहाँ पर कॉलम सेपरेट करेंगे। अब यहां से देखना, 2a प्लस 5c इधर से आ जाएगा, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d। ठीक है बेटे, मल्टीप्लीकेशन जो करवाते हो ना साथ के साथ कर लिया करो। इससे क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन पे कमांड अच्छी हो जाती है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ। यहाँ पर देखो 10 -7 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 -4 15 प्लस 28, 6 प्लस 16, 6 प्लस 16। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 0, यहां से आ जाएगा 8 43। ठीक है, 43, और यहां से आ जाएगा 22, यहां से आ जाएगा 22। तो यहां से बाय द इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस, ये हमें इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस से क्या मिलेगा, 2b प्लस 5d, इसे एज इट इज कॉपी कर रही हूं, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d। क्लियर है? अब यहां से बाय द इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस 5c, 2a प्लस 5c 3 के इक्वल है। यहां से देखो 2a प्लस 5c 3 के इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। यहां से मैं क्या मिला, 3a प्लस 8c 43 के इक्वल है, 3a प्लस 8c 43 के इक्वल है। और यहां से दो इक्वेशन मिलेंगी, 2b प्लस 5d 0 के इक्वल है, और यहां से देखो 3b प्लस 8d 22 के इक्वल है। यहां से आपको देख रहे हो दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल है ए और सी। यहां से दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल है। अब इनको आप सॉल्व कर लोगे, इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए ए और सी की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को इक्वेशन करते हुए बी और डी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप डी मैट्रिक्स जो है वहां पर लिख दोगे, जो ए की वैल्यू आएगी यहाँ लिख दोगे बी सी डी, तो आपको डी की मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, हमें यही फाइंड आउट करनी थी। तो आप इसको सॉल्व करना, कैलकुलेशन पार्ट रह गया है आपका, इसमें आप इक्वेशन सॉल्व करके फाइनल आंसर तक पहुंच जाना। अब देखना आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर है बच्चे? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। इसमें देखो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि जो ये वाली मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये बेटा एग्जैक्ट 3.3 का क्वेश्चन है। 3.3 में ये एमसीक्यू में पूछा गया था, यहाँ पर प्रूफ में पूछा गया, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। वो कह रहे हैं ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी माइनस बी ए। आप बस ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आपको क्या करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में जब बात हो रही है तो आपको उसका ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज लेके चेक कर लेना वो किसके इक्वल आ रहा है, आपको पता लग जाएगा सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ किसका, ए बी माइनस बी ए का। तो यहां से देखो, अब ए बी माइनस बी ए का आप ट्रांसपोज लोगे तो किसके इक्वल आएगा, एक हमें यहाँ पे पता है कि x माइनस वाई
ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज माइनस वाई ट्रांसपोज होता है, ये प्रॉपर्टी पता है हमें, तो ये कहां से आ जाएगा, ए बी होल का ट्रांसपोज माइनस बी ए होल का ट्रांसपोज। क्लियर है। अब इसे ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि एक्स वाई का ट्रांसपोज जब ओपन करते हैं तो वाई का ट्रांसपोज एक्स का ट्रांसपोज बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, क्योंकि उसने दिया है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ए की जगह ए आ जाएगा, ए बी। क्लियर है। अब मैं इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस देखो कितना रह रहा है। अब मैं इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बना है, ए बी माइनस बी ए बन गया। ठीक है, ए बी माइनस बी ए बन गया, तो यहां से आपको क्या पता चला कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के इक्वल है, ब्रैकेट एनक्लोज कर देना। ठीक है, ए बी माइनस बी के इक्वल है, तो यही तो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर वो खुद ही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो हमारी मैट्रिसेस क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो हमें यही प्रूफ करना था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हैज दिस इज इक्वल्स टू दिस, सो दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चा। अब यहां पर आ जाते हैं, ये देखो शो दैट ए की मैट्रिक्स गिवन है आपको, बी डैश ए बी गिवन है। इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बताना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब वो बता रहा है कि दो कंडीशन दे रहा है। इफ फर्स्ट कंडीशन में आपको बता रहा है कि इफ ए इज सिमेट्रिक, इफ ए इज सिमेट्रिक, और सेकंड केस में आपको बताना है इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये कैसी होगी, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये कैसी होगी। सिंपल है। ठीक है, अगर ए सिमेट्रिक है तो हमें पता है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ये कंडीशन हमें गिवन है अगर वो सिमेट्रिक है तो। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बी डैश ए बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज आएगा कैसे, देखो पीछे वाले से स्टार्ट होता है, ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो पीछे वाला सबसे पहले आता है ना, पीछे वाला सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद ये आता है, फिर उसके बाद ये आता है। तो यहां से देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसके अंदर देखो, अब बी ट्रांसपोज तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि बी का हमें नहीं पता सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, बट ए का हमें पता है सिमेट्रिक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक ट्रांसपोज की जगह ये आ जाएगा। क्लियर है। तो आपको यहाँ से क्या पता लगा कि बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज जो है वो खुद के ही इक्वल है, वो खुद के ही इक्वल है। तो आपको क्या पता लगा, आप क्या लिखोगे, सो इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक ही होगी। अब नेक्स्ट केस देख लो, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो मतलब ए ट्रांसपोज का माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे बी ट्रांसपोज ए बी का। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसे सॉल्व करेंगे, बी ट्रांसपोज एज इट इज रहेगा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस ऑफ ए, क्योंकि ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल है, और ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के इक्वल। यहां से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया। तो यहां से क्या पता लगा, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल है। ठीक है, सो if A is a skew symmetric matrix then B dash AB is also a skew symmetric matrix। अगर A सिमेट्रिक होगी तो ये भी सिमेट्रिक होगी, अगर A skew symmetric होगी तो ये वाली मैट्रिक्स भी skew symmetric होगी। बस यही हमें बताना था। क्लियर है बच्चे। ये ना एज ए एमसीक्यू बन के ज्यादा आते हैं, जैसे भी मैंने दिखाया ना कि एक एक्सरसाइज में तो एज ए एमसीक्यू दिया, इसमें प्रूफ के लिए दे दिया। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एमसीक्यूज में ज्यादा पूछी जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं, वेल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स की, वाई की और जेड की। अगर ये मैट्रिक्स आपको गिवन है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि ए डैश इंटू ए जो है वो आई के इक्वल है। इसको किस तरीके से करेंगे एक बार देख लो, ए डैश पहले क्या लिखा है ए डैश, तो इसका ए डैश ले लेती हूँ, ट्रांसपोज ले लेती हूँ डायरेक्ट यहाँ पर मैं, 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। ठीक है, यहाँ से नोटिस करना मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लिखा है। अब ए एज इट इज लिखूंगी, ए एज इट इज लिखूंगी, 0 2 y z x y माइनस जेड
x माइनस वाई जेड। ये किसके इक्वल है? i के इक्वल। i मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जब पूरा क्वेश्चन 3/3 में है तो i भी हम 3/3 का ही लेंगे। क्लियर है बच्चे यहाँ से? अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे रो से, यहाँ पे इसको कॉलम से। अब इसका करेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन देखो 0 आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं, ये 0 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ से देखो एक्स वाई माइनस एक्स वाई, देखो एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर चलते हैं, देखो ये तो 0 ही हो गया, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तभी कह रही हूँ बार बार मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस कर लो। यहाँ से देखो 2y 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा yx माइनस एक्स वाई, तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ चलो 2y स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया? 2y स्क्वायर आ गया, 2y नहीं आएगा 4y स्क्वायर आएगा। क्लियर है? यहाँ से देखो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो 4y स्क्वायर आ रहा है, 4y स्क्वायर। यहां से देखो y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वजह से आ रहा है वाई स्क्वायर और इसकी वजह से भी आ रहा है प्लस, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस और वाई स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है? इसको थोड़ा सा दूर लिख देती हूँ, इसको यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड एलिमेंट को। अब यहाँ पर आ जाएगा देखो 2yz, 2yz माइनस yz माइनस yz और ये माइनस yz माइनस yz। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो z 0 हो जाएगा, माइनस zx प्लस zx 0 आ रहा है। यहाँ से देखो 2yz माइनस yz और माइनस yz। यहाँ पर आ जाओ z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ पर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? और ये किसके इक्वल है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल है। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऊपर ले जाती हूँ। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर 2x स्क्वायर 0 0 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो 4 5 6 6y स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। देखो 2yz माइनस माइनस ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, ये भी 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3z स्क्वायर। 3z स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बाय द इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस। अब इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स लगा देंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, तो 2x स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर 6y स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा और 3z स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से x देखो 1/2 के इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर, y स्क्वायर 1/6 के इक्वल आ जाएगा और z स्क्वायर 1/3 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिलेगी? प्लस माइनस 1/√2, y की मिलेगी प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, y की मिलेगी प्लस माइनस 1/√6 और z की मिलेगी प्लस माइनस 1/√3। तो ये हमें तीनों की वैल्यूज मिल गई। x की मिली प्लस माइनस 1/√2, y की मिली प्लस माइनस 1/√6 और z की मिली प्लस माइनस 1/√2। क्लियर है बच्चे? ये हमने वैल्यूज निकाल दी। इस क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यूज ही निकालनी थी। ठीक है, हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी x y z की। तो इस तरीके से जो भी हमें इक्वेशन दी है, हमें जो दिया है ना, बस उसी को पढ़ के वही काम करते चलना है, तो हमारी वैल्यूज अपने आप आ जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर क्या करोगे आप? x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आप ये खुद से करोगे। देखो यहाँ पर रो सेपरेट करेंगे, यहाँ पर कॉलम सेपरेट करेंगे। आपका ये इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3 है और इसका 3 क्रॉस 3 है, तो आपका 1 क्रॉस 3 की बनेगी। यहाँ पर आपका जो रिजल्टेंट आएगा 1 क्रॉस 3 का आएगा, फिर आप उसको जो मैट्रिक्स आएगी आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1 का है। ठीक है, तो जो एक आएगा आपकी एक बन जाएगी 1 क्रॉस 1 की। जब इन दोनों को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों को कर देना, तो एक आपका बन जाएगा एलिमेंट जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, जो अंदर होगा वो 0 के इक्वेट कर दोगे तो आपको x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। बिल्कुल ईजी है,
सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है इसलिए नहीं करवा रही, आप खुद से करो, जितना खुद से करोगे बेटा उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये इस टाइप के सेम क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं, थोड़ा सा डार्क ले लेती हूँ। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर, ए हो जाएगा ए इंटू ए लिखोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो छोटा सा करवा देती हूँ, ठीक है। आप भी पेन पेपर लेके साथ के साथ इसको कर लो। यहाँ पर सेपरेट करोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 9 माइनस 1, 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4। तो ए स्क्वायर यहाँ से आ गया आपका 8, 5 माइनस 5 और यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 3। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में आप इसको पुट ऑन कर दो तो आपको शो करना है LHS, टेकिंग LHS ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i को आपको 0 प्रूफ करना है। तो ए स्क्वायर यहाँ से आ गया आपका 8, 5 माइनस 5, 3 माइनस 5। अब a लिखोगे, a जो ये गिवन है हमें 3, 1 माइनस 1, 2 प्लस 7 i 1, 0, 0, 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। 8, 5 माइनस 5, 3 माइनस 15, 5 माइनस 5। देखो माइनस तो मैंने बाहर ही रखा ना, अभी अंदर नहीं लेके गई माइनस को, तो इसलिए सिर्फ 5 को लेके गई तो माइनस 5 ही आएगा। ये आ गया 10 प्लस ये आ जाएगा 7, 0, 0, 7। ये कलर विजिबल है, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो आप बता दिया करो कौन सा कलर आपको सबसे ज्यादा विजिबल है। अब इसको सॉल्व कर लो बस। 8 यहाँ से माइनस का साइन है, 15 ये 7 है प्लस 7, ठीक। 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5, ये देखो माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा और प्लस 0। 3 माइनस 10, बस आपको ध्यान रखना है साइन क्या है, प्लस 7। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देखो, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया आपका 0, 0, 0, 0, जिसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं 0 के इक्वल। ये क्या आ गया RHS, RHS हैंस प्रूफ, ठीक है। LHS इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, बहुत कर चुके हैं। ये बेटा सेम क्वेश्चन जो भी आपको बताया था ना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इससे करना, फिर आपको उसको 0 के इक्वेट कर देना तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छे क्वेश्चन है ये, अच्छे क्वेश्चन है, कर देना, स्किप मत करना। ये बेटा आपका वर्ड प्रॉब्लम में आ गया, पहले भी करवा चुकी हूँ। देखो एक मैन्युफैक्चर है, वो 3 टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, X टाइप के, Y टाइप के और Z टाइप के, ठीक है। 3 टाइप के प्रोडक्ट का प्रोड्यूस कर रहा है और वो मार्केट में सेल कर रहा है। एक फर्स्ट मार्केट में सेल कर रहा है और सेकंड मार्केट में सेल कर रहा है। फर्स्ट मार्केट में X टाइप के इतने प्रोडक्ट सेल किए, Y टाइप के इतने किए और Z टाइप के इतने किए। मतलब आप ये सोच सकते हो कि आप एक दुकानदार हो, आप एक फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरर हो, कुछ भी हो, तो एक 2 पार्टी हैं आपके पास, ठीक है, 2 हैं आपके पास। तो एक ने आपसे कहा कि 3 वैरायटी है, तो तीनों वैरायटी में से इतने पीस ये दे दो, इतने पीस ये दे दो, इतने पीस दे दो। यही होता है बिजनेस का तरीका। दूसरी पार्टी ने बोला कि इतने पीस ये दे दो, इतने पीस ये दे दो, इतने पीस दे दो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मार्केट 1, मार्केट 2 या फिर कस्टमर 1, कस्टमर 2, किसी भी तरीके से आप इस चीज को एज्यूम कर सकते हो। अब वो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है अगर यूनिट सेल प्राइस, मतलब एक यूनिट का सेल प्राइस X टाइप का 2.50 है, Y का इतना है, Z का इतना है। मतलब जो फर्स्ट टाइप है, X टाइप है, वो 2.5 रुपए की बिकती है, वो 1.5 रुपए की और वो 1 रुपए की बिकती है। तो टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे इसको, प्रोडक्ट मैट्रिक्स कैसे बनेगी। प्रोडक्ट मैट्रिक्स आपकी बनेगी 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगी इसको, ठीक है। ये आपकी होगी प्रोडक्ट मैट्रिक्स। और यहां से आपकी क्या बनी, सेल मैट्रिक्स, कि इतने रुपए में सेल करी। यहां पर ये क्या आएगी आपकी 2.50, 1.50 और 1। क्लियर है बच्चे। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको पहले भी एक बात समझाई थी, जब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना होता है, सीरीज में जा रहे हैं, देखो आपको रिस्पेक्टिवली वर्ड है यहाँ पर, तो ये X टाइप है, ये Y है, ये Z है, तो ये भी इसी सीरीज में, ये X की सेल है, ये Y का सेल प्राइस है, ये Z का सेल प्राइस है। बस इसको ऊपर नीचे मत करना, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां से आपको सेल क्या मिलेगी, टोटल सेल। देखो यूनिट सेल इज ए रिवेन्यू, यहाँ से
लिख लेते हैं। रिवेन्यू क्या हो जाएगा आपका 10,000, 20,000, 18,000 और यहां से 6,000, 20,000, ये 2,000 है, ऊपर 2,000 है। क्लियर है? 20,000 और 8,000। क्लियर है बच्चे? अब इसको मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट पे चलना पड़ेगा हमें, यहां पर स्पेस नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। 10 to 18, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवेन्यू क्या आ जाएगा हमारा? रिवेन्यू देखो 10,000, 2,000, 8,000, दोबारा देख लेते हैं 628, 6,000, 20,000, 80 है क्या? सेम 8, ऊपर 18 है नीचे 8 है, ऊपर 18 है नीचे 8 है, 8,000। और इनके प्राइस क्या थे? 2.50, 1.50 और 1। ठीक है, सेल प्राइस। तो सेल टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट होगा? मार्केट 1 से और मार्केट 2 से सेपरेट आएगा इसके अंदर। तो आप इसको क्या करोगे? इसको ऐसे सेपरेट करोगे और इसको ऐसे करोगे तो एक ही कॉलम है। तो 10,000 इंटू 2.50 प्लस 2,000 इंटू 1.50 प्लस 18,000 इंटू 1। क्लियर है? अब ऐसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आप निकालोगे 6,000 इंटू 2.50 प्लस 20,000 इंटू 1.50 प्लस 8,000 इंटू 1। क्लियर है? अब इसे आप सॉल्व कर लो। यहां से क्या आ जाएगा? आप इसको सॉल्व करोगे 25,000, यहां से क्या आया? 25,000 आ गया। ऐसे इसको सॉल्व कर लो, यहां पे आ जाएगा आपका 33,000 आ जाएगा। ठीक है, 15 टू 3,000 आ गया, यहां से आ गया आपका 18,000। क्लियर है? ये आ जाएगा आपका 25 6 कितना होगा? 150, 150 एंड दिस 2 0, 15,000। यहां से आ जाएगा आपका 30,000 आ जाएगा और यहां से आ जाएगा आपका 8,000। क्लियर है बच्चे? ये प्लस में है, ये प्लस में क्वांटिटीज हैं। अब इनको ऐड कर दोगे, इनको ऐड कर दोगे तो यहां से करो 25, 46,000। ठीक है, यहां से आ जाएगा 25, 28 और 18, 28 और 18 विल बी 46,000। यहां से 15 प्लस 30, 45, दिस विल बी 53,000, 53,000। क्लियर है बच्चे? तो रिवेन्यू फ्रॉम मार्केट 1, मार्केट 1 से कितना रिवेन्यू मिला? ₹46,000। और रिवेन्यू फ्रॉम मार्केट 2 कितना मिला? 53,000। क्लियर है बच्चे? यहाँ पे आपको इतना रिवेन्यू, आपको यही बताना था कि जो सेल प्राइस है वो इतना है, उसने इतने में बेची एक यूनिट, तो इतनी यूनिट कितने में बेची, इतनी कितने में, इतनी कितने में, और टोटल करके बता दो कि इतने में बेची। ठीक है, ऐसे ही हमने इसका बता दिया। तो मार्केट 1 से इतना रिवेन्यू जनरेट हुआ और मार्केट 2 से इतना रिवेन्यू जनरेट हुआ। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो वो बोल रहा है कि यूनिट कॉस्ट, इसमें उसने सेल प्राइस बताया था। अब कॉस्टिंग भी तो पड़ती है ना, अपने घर में थोड़ी ना उगती है चीजें, बाहर से लेनी पड़ती है, रॉ मटेरियल आता है, उन चीजों की कॉस्टिंग भी पड़ती है। तो वो क्या कह रहा है कि यूनिट कॉस्ट क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट की 2 रुपए पड़ती है उसको, एक्स प्रोडक्ट की जो है वो 2 रुपए पड़ती है और वो 2.5 में सेल कर रहा है। देखो 2 रुपए उसको घर में पड़ रही है, 2.5 में सेल कर रहा है। 1 रुपीज में पड़ रही है उसको 1.5 में सेल कर रहा है और 50 पैसे में पड़ रही है उसको 1 में सेल कर रहा है। तो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, आपको पता है सेल और परचेज जितने में आपको कॉस्टिंग पड़ी और जितने में आपने सेल किया, तो सेल ऑब्वियसली ज्यादा में करोगे तभी प्रॉफिट होएगा, और जो आपका बीच का अमाउंट बचा वो आपका प्रॉफिट होता है। क्लियर है? तो यहां से आप क्या करोगे? अब जो ये वाली प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ग्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पर फिर मैं ऐड कर लेती हूँ, एक बार मैं कंप्लीट ही करवाने की सोच रही हूँ आपको। यहाँ पर आएगा आपका 10 to 18, ये देखो यहाँ पर क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं
10,000, 2,000, यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है बेटा, ठीक है। ये यहाँ पर 20,000 था और यहाँ पर 8,000 था। चेक कर लेती हूँ मैं, 6,000 यहाँ पर है, 6,000 और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की आप देखना वो है 2, 1 और 0.50, ठीक है, 0.50 है, 50 पैसे। क्लियर है इतना? अब इसको यहाँ पर आप सॉल्व कर दोगे, यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लो बेटा। यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर आपके पास दो अमाउंट आ जाएंगे, दो अमाउंट आ जाएंगे, एक मार्केट 1 की कॉस्ट और मार्केट 2 की कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ से आप टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, टोटल कॉस्ट उसको कितनी लगी। अब आप तो टोटल ले रहे हो ना, उसको एक ग्राहक को इतना दिया, एक का इतना दिया, आप तो घर में टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे कि इस महीने मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जितनी भी कॉस्टिंग इसमें लगी, जितनी भी कॉस्टिंग उसमें लगी, उन दोनों को ऐड कर लोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी, यहाँ पर टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी। यहाँ पर देखो इन दोनों को ऐड कर लोगे तो टोटल सेल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर टोटल सेल दोनों अमाउंट को ऐड कर लेना तो दोनों की टोटल सेल आ जाएगी। और ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला आप बच्चों को पता ही होगा, ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट, ठीक है। जो यहाँ पर आएगा ना सेल माइनस कॉस्ट में से माइनस करोगे तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, मेन बस यही फंडा था कि आपको इस तरीके से करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप करो इनको, ठीक है। अननेसेसरी बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, आपको मैट्रिक्स बतानी है, ये कोई नॉर्मल एक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स है, ठीक। और इसके मल्टीप्लीकेशन में है, ये इसके मल्टीप्लीकेशन में। अब ध्यान देना, एक्स मल्टीप्लाइड 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज इक्वल्स टू -7, -8, -9, 2, 4, 6। क्लियर है? अब आपको मैट्रिक्स एक्स बतानी, जैसे हमने पहले डी बताई थी ना, उसी तरीके से। लेकिन अब इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर देखो, ऑर्डर इसका हमें नहीं पता, इसका पता है, इसका है 2 क्रॉस 3, ठीक है, 2 क्रॉस 3 और इसका भी है 2 क्रॉस 3। अब ऑर्डर है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो इसकी रो इसके कॉलम के इक्वल रही होगी, जब ये मल्टीप्लाई हुए तो ये 2 रहा होगा, ठीक है। और हमें पता है कि दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट है, जो उसका आंसर है, वो इसकी रो के इक्वल होती है, पहली वाली मैट्रिक्स की रो के इक्वल होती है, और इसकी कॉलम सेकंड वाली मैट्रिक्स के इक्वल होती है, ठीक है। तो इसकी रो कितनी होंगी, 2 होंगी। यहाँ से हमें पता लग गया ना, मैंने बोला था ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो, ये आपको पता होना चाहिए कि इनके ऑर्डर पे हमें गेम खेलना होता है, ठीक है। तो हमें x पता लग गया 2/2 का है, तो x यहाँ से लिख लो ABCD, x लिख दिया ABCD, तो यहाँ से क्या आ गया ABCD, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से, इज इक्वल्स टू -7, -8, -9, 2, 4, 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे स्लीपिंग, यहाँ पे स्टैंडिंग। तो अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको सेम वैसे इक्वेशन मिल जाएंगी, उनको इक्वेट कर देना, आपके पास ABCD चारों वैल्यू आ जाएंगी, वो आपकी मैट्रिक्स एक्स बन जाएगी। क्लियर है? इसको आप खुद से करो बेटा, इनको करने का बार बार देखो रिपीट हो रही है चीजें, बिल्कुल रिपीट हो रही है, मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, मल्टीप्लीकेशन। और मेन काम ये था ऑर्डर फाइंड आउट करना। ऑर्डर कैसे करेंगे, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर किसी के बीच में मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होता है तो इसकी नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल होते हैं, तो इसके नंबर ऑफ रो 2 है तो ऑब्वियसली इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 ही होंगे। और जब प्रोडक्ट हो जाता है तो जो इसके नंबर ऑफ रो है वो इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें इसका ऑर्डर पता लग गया। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट देखो बेटा, ये आपका एमसीक्यूज है, ये गिवन है, ये इसके इक्वल है, तो इसमें से बताओ, मतलब कि देखो A इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा ए स्क्वायर, मतलब कि A इंटू ए जो है वो I के इक्वल है। A इंटू ए मतलब अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1001 के इक्वल है। क्लियर है? अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहां से आ जाएगा देखो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा 0 आ जाएगा, यहां से अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा 0 आ जाएगा, यहां से आएगा
गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा 1001 के इक्वल। क्लियर है बच्चे, यहाँ से इक्वेट कर देंगे, ये जो है ये 1 के इक्वल आ जाएगा, दोनों में सेम ही आ रहा है, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल है। तो यहाँ से आप देखो अल्फा माइनस अल्फा नहीं आ रहा, अल्फा प्लस 1, अगर 1 के साथ देखो, अगर 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है तो अल्फा नेगेटिव होगा पक्का, ठीक है। अगर 1 पॉजिटिव आएगा, मैं उधर लेके जाऊंगी दोनों को, तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो केस बन ही नहीं रही है, दोनों तो बन ही नहीं रहे, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए थे, ये नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तीनों भी नेगेटिव, तीनों भी पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। देखो अगर 1 पॉजिटिव है, मैं अल्फा को उधर लेके जाऊंगी तो भी माइनस का अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा गामा को लेके जाऊंगी तो ये बनेगा, इधर लेके आए माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। क्लियर है बच्चे। अब इधर चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो अगर ए जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स है, तो इसमें से कोई ऑप्शन चूज करो। देखो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए इसके ट्रांसपोज ए माइनस ए के इक्वल है। तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है, ए माइनस ए के इक्वल है, तो ऐसा कभी हो सकता है खुद ही माइनस ए के इक्वल हो जाए, ऐसा कौन से केस में हो सकता है, जब हम 0 0 0 0 रख ले, ठीक है, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो भी ये 0 0 0 0 ही रहेगा, तो इसी केस में हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए जब 0 मैट्रिक्स होगी सिर्फ तभी वही वाला केस हो सकता है कि वो ट्रांसपोज सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। अब इसको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। देखो ए है, इसको इधर लाएंगे, ए इसको इधर लाएंगे तो प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से होगा 2a इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से आया a इज इक्वल्स टू 0। ए जो है 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। आप इसको सोचो भी तो ये हो ही नहीं सकता a माइनस है, जब सारे एलिमेंट 0 होंगे तभी पॉसिबल है। क्या 2 माइनस 2 के इक्वल कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर है। अब यहां से देखो a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, देखो ये ध्यान से देखना, a स्क्वायर जो है a के इक्वल है, ठीक है, a स्क्वायर अगर हम करेंगे तो a के इक्वल आएगा, ये गिवन है। तो इस ये बताओ किसके इक्वल होगा, i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a आपसे पूछ रहा है किसके इक्वल होगा। तो ये आइडेंटिटी यूज करो पहले, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आ गया -7a, इसको आइडेंटिटी से ओपन कर लिया। अब देखो अब इसे सॉल्व करना, आई क्यूब, आई की कुछ भी पावर हो, आई की कुछ भी पावर हो वो आई के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये आई के इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, प्लस ये हो गया आई के इक्वल ए प्लस 3ia स्क्वायर माइनस 7a। क्लियर है। अब हमें ए स्क्वायर पता है ए के इक्वल है, तो आई एज इट इज ए स्क्वायर ए के इक्वल डॉट ए प्लस 3ia प्लस 3ia, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा -7a। क्लियर है बच्चा। अब ये क्या हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया, तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं प्लस 3ia। अब ये आई ए का बता दूं, आई किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, किसी भी मैट्रिक्स के साथ, तो वो ए ही देता है, क्योंकि ये क्या है, हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई ए की जगह ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी आई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं -7a। अब यहाँ से देखो a प्लस 3a प्लस 3a 7a, प्लस का साइन a आएगा और यहाँ पे -7a, ठीक। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ i बचा, तो i विल बी आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी और आंसर, i बचेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसको यूज करते हुए। और ये वाली प्रॉपर्टी बेटा तभी कहते हैं जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, टिप्स भी होनी चाहिए, सोचना ही नहीं होना चाहिए कि क्या सोच रहे हैं हम, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट्स, जो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स दोनों क्या है, एक दूसरे पर बेस्ड चैप्टर है और दोनों मिलाकर 10 मार्क्स के आते हैं। और पहले भी मैंने आपको बोला था कि ये फोकट के मार्क्स लगते हैं मुझे, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर्स है, बहुत इजी चैप्टर है। प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना होता है। 10 नंबर में से मोस्टली 5 नंबर तो आपके एमसीक्यूज में कवर कर देता है और 5 नंबर का आपको एक क्वेश्चन दे देता है, ठीक है।
तो ध्यान से पढ़ो बेटा, ध्यान से समझो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी आपके मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए भी एक सीरीज लॉन्च करी है मैंने। 2026 के जो सारे क्वेश्चन पेपर है उनको सेपरेट सेपरेट करवाऊंगी, क्योंकि अभी मैं आपके सामने पूरा क्वेश्चन पेपर रख दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी आपको चैप्टर वाइज 7 से 8 चैप्टर अप्रोक्स आ रहे होंगे। तो आप इसके लिए क्या करना, अपने कमेंट सेक्शन में ना कमेंट कर देना कि आपके स्कूल में कितने चैप्टर आ रहे हैं, ताकि उस अकॉर्डिंग मैं प्लान कर पाऊं कि मुझे अभी आपको 7 चैप्टर करवाने हैं या 8 चैप्टर करवाने हैं। उस अकॉर्डिंग मैं प्लान कर लूंगी कि आपके मिड टर्म का सिलेबस क्या है। ठीक है बेटा, तो 2024, 25, 26 की सीरीज लेकर आऊंगी, वो क्वेश्चन जरूर कर जाना मिड टर्म एग्जाम में, वो क्वेश्चन आप जरूर करके जाओगे तो आप देखना आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो कमेंट जरूर कर दिया करो कि मैम अच्छा लगा हमें पढ़ाना, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। और बेटा इसको लाइक जरूर कर देना, लाइक आता है ना, पता लगता है आप बच्चों को पसंद आ रही है वीडियोस। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।